आज हम यूनिट 2 EDU 102 के ऑडियो नोट्स देने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर इट्स मीनिंग। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामेबल मशीन है या जिसमें पहले से ही प्रोग्राम होता है जो बनाया जाता है टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक करने के लिए और एक सही तरीके से करने के लिए, जिसको सीक्वेंशियल इनपुट कहते हैं, जो एक यूज़र के द्वारा दिया जाता है और जिसके द्वारा एक कभी भी जब यूज़र इनपुट देता है तो प्रोसेस होता है पहले वो, और उसके बाद एक आउटपुट दिया जाता है। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करता है कि हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी भी सूचना को ग्रहण किया, उसके बाद हमने हमारे दिमाग में उसको प्रोसेस किया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना व्यवहार किया। जैसे कोई चीज़ हमारे पास दौड़ती हुई बहुत तेज़ी से आई या बॉल आई और हमने तुरंत अपने आप को पीछे किया, तो दौड़ती हुई बॉल हमारा इनपुट है। हमारे दिमाग ने ये समझा कि अगर हम इसके रास्ते में होंगे तो हमें चोट लग सकती है, और तुरंत उसने हमारे बाकी बॉडी मूवमेंट्स को बोला कि आप उस जगह से हट जाएं। इसलिए तुरंत हमारा वो आउटपुट था कि हम उस रास्ते से हट जाएं। अब कंप्यूटर के भागों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी मशीन्स या यांत्रिकी जिसे हम देख सकते हैं और जिसको कंप्यूटर्स में लगाया जा सकता है अलग से। इसके अंतर्गत मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम का समूह है जो हार्डवेयर को उसके कार्य करने में मदद करता है। यानी कि जब हम किसी प्रिंटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करिए, तो सॉफ्टवेयर तो आपका हेल्प कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में। असलियत में प्रिंट कौन कर रहा है? हार्डवेयर कर रहा है, लेकिन उसकी मदद कौन कर रहा है? बिना सॉफ्टवेयर के लिए। इसीलिए हम जब बात करते हैं कि ये कार्य हमारा नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली सब कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए आपका कार्य नहीं कर रहा है। या मान लीजिए हमने प्रिंटर अपना चेंज किया, हमारे पास पहले प्रिंटर HP का था, दोबारा में हमने किसी और कंपनी का ले लिया, तो अब हम सेम प्रोग्राम से हम दूसरा प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकाल सकते। अब हमको नए प्रिंटर के अकॉर्डिंग नया प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। दूसरा अब पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स की विशेषताएं। सबको पता है कि कंप्यूटर बहुत पावरफुल है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता है, बहुत सारे काम एक साथ करता है, थकता नहीं है, बीमार नहीं पड़ता है, स्टोरेज बहुत होता है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे। पहला है स्पीड, यानी कि परफॉर्मेंस की स्पीड बहुत तेज़ है, इसमें कुछ आपको लिखना आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी, यानी कि सही, बिल्कुल सही गणना करता है, यानी कि अगर 2 + 2 4 है तो वो हमेशा 4 दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मानवीय भूल कंप्यूटर से हो जाए। तीसरा है डिलीजेंस, यानी कि पर हर एक काम को वो कई बार बिना गलती किए करता है ना। तो कंसंट्रेशन होता है उसमें, जो प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, कभी थकता नहीं है। चौथा है वर्सटाइलिटी, यानी कि बहुत सारे कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर कैलकुलेशन भी कर सकता है, कंप्यूटर पेंट भी कर सकता है, कंप्यूटर जो है बड़े कैलकुलेशंस कर सकता है। कंप्यूटर्स को हम रेलवे में यूज़ करते हैं, रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, बैंक के लिए यूज़ करते हैं, और भी अन्य सारी चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं, उसी को आप जब भी उत्तर लिखेंगे तब लिख सकते हैं। और फिर लास्ट है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि हम बहुत बड़ी संख्या में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम जहाँ पे भी हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो लोकेशन बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की यूनिट्स की। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है स्टोरेज यूनिट, तीसरा है आउटपुट यूनिट,
इन सबको क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू के अंदर एल्गोरिथम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड्स, इनको एज इट इज़ ही लिख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से वो टीचर को एग्जामिनर को समझ में भी आएगा। और हर पर्टिकुलर शब्द का हिंदी में कंप्यूटर्स में खास करके ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, इसलिए से जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप आंसर में लिखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इनपुट यूनिट की। ये क्या करता है? ये डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालने का काम करता है। ठीक है, जिसके बाद प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है। दूसरा है स्टोरेज यूनिट, यानी कि इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दो तरीके से स्टोरिंग हो सकती है, रैम और रोम। यानी कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जैसे हम मोबाइल में भी देखते हैं 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, या जिसको रोम बोलते हैं। उसी तरीके से सेम कंप्यूटर्स में भी होता है। तीसरा है आउटपुट यूनिट। मैंने बताया था जो भी हम सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ें इनपुट करेंगे वो प्रोसेस होने के बाद किसी न किसी ज़रिए से हमको दिखाई देंगी। वो मॉनिटर भी हो सकता है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो ऑडियो स्पीकर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में जानते ही हैं, हमने बता चुके हैं कि प्रोसेसिंग किससे होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में सीपीयू बोलते हैं। इसके अंदर भी 2 यूनिट होती हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कैलकुलेशंस का काम करती है, और कंट्रोल यूनिट जो बाकी चीज़ों को देखती है ना। लाइट सप्लाई हो गया, या किस टास्क के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, कौन सा हार्डवेयर यूज़ होगा, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, कंट्रोल अगर हम बात करते हैं एएलयू की, तो एएलयू को अगर हम डिटेल में बोलें तो ये कैलकुलेशंस में काम आता है, कंपैरिजंस में काम आता है ना। जिसके जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग एएलयू काम करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक ऑपरेशंस, ग्रेटर लेसर, ये सारे कार्य जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम मैनुअली करते हैं वो एएलयू कंप्यूटर के द्वारा करता है। और बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, सीयू की, तो इसमें सारे कंट्रोल जो होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग, आउटपुट्स आर परफॉर्म्ड बाय दिस कंट्रोल यूनिट एंड ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी की। मेमोरी हमने बताया 2 तरह की होती है, रैम और रोम। सबसे पहले बात करेंगे रैम की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की। ये कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है और डेटा को तुरंत प्रयोग के लिए तैयार करती है ना। और ये टेम्परेरी जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है इसमें, जब तक हम उसको रोम में ट्रांसफ़र नहीं करते। यानी कि आपने देखा होगा जब तक फाइल हमारी सेव नहीं होती है तब तक वो हम डिलीट हो जाती है। यानी कि अगर हम सिस्टम बंद कर दें और उसके बाद उस फाइल को देखना चाहें, अगर हमने उसको सेव नहीं किया है तो वो फाइल हमें नहीं दिख सकती है। यानी कि रैम का काम क्या है? आपको टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराना, जिससे आप उस समय के जो भी कार्य हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, या किसी भी अन्य तरीके का कार्य, उसके लिए आपको टेम्परेरी मेमोरी को प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे ही आप सेव के बटन में जाते हैं तो वो जो जितना भी काम हमने रैम पे किया है वो सारा का सारा रोम पे चला जाता है और वो फाइल हमेशा के लिए हमारे पास आ जाती है। अब हम बात करते हैं रोम की। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब जब जो फाइल हमारी सेव होती है उसको हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। अगर हमको उसमें एडिट करना होगा तो फिर हमको उस फाइल को रैम में ले जाना पड़ेगा। वो कंप्यूटर डिसाइड करता है, वो आपको नहीं पता चलेगा कि वो रैम में काम हो रहा है। लेकिन वो जैसे अगर आपने एडिट का ऑप्शन दिया तो तुरंत उसने समझ लिया कि इसमें अब हमें टेम्परेरी मेमोरी की ज़रूरत है, उसने वो फाइल हमारी रैम में चली गई। और जैसे ही आपने फिर सेव किया उसको तो फिर वो रोम में चली जाती है ना। अब हम इसके अलावा हम एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं कि अपने डेटा को स्टोर करते हैं।
अब बहुत सारे तरीके हैं, हार्ड ड्राइव है, आपको पता ही है, कंप्यूटर डिस्क है, पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका काम आपको पता है, फिर सिर्फ हम उनके नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा हम कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटर में डालते हैं। हम जो भी चीज़ें हैं हम उसको कीबोर्ड के द्वारा ही लिख सकते हैं, हम उसकी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास उसके सिस्टम में जाके अपडेट करने का ऑप्शन कीबोर्ड के द्वारा ही होता है। दूसरा है माउस। माउस के अंदर कर्सर होता है जो ऑब्जेक्ट्स को चुनता है, सेलेक्ट करता है ना। और लेफ़्ट राइट क्लिक दो तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। स्क्रॉल डाउन का बटन होता है उसमें, जिससे हम पेज के नीचे ऊपर जा सकते हैं, है ना। और जो शॉर्ट कीज़ होती हैं उसके लिए हम राइट माउस को क्लिक करते हैं, राइट बटन को क्लिक करते हैं। और सिलेक्शन के लिए हम लोग लेफ़्ट वाले बटन पे क्लिक करके सिलेक्शन करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दूसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल वही जो जिसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो इसके बीच में होता है माउस के। फिर होता है टच पैड होता है, फिर आता है टच स्क्रीन आता है। अब जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल मोबाइल की तरह काम करते हैं। सारा का सारा इनपुट जो है हम टच स्क्रीन के थ्रू ही देते हैं। फिर आ गया लाइट पेन, जो बहुत हाई क्वालिटी मोबाइल्स होते हैं उनमें एक पेन होता है, स्टाइलस जिसको कहते हैं, वो स्क्रीन पे लिखने का भी काम करता है, वो भी एक इनपुट का तरीका है। उसके साथ साथ माइक्रो कोड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, बार कोड्स होते हैं या OMR शीट्स होती हैं, तो ये भी एक इनपुट का तरीका है। अलग अलग तरीके के सिंबल्स को प्रयोग करके, लाइन पैटर्न्स को प्रयोग करके और ग्राफिक्स का प्रयोग करके हम लोग बार कोड जनरेट करते हैं, OMR बनाते हैं या माइकर बनाते हैं। और मैग्नेटिक इंक होती है माइकर में, और जो पर्टिकुलर माइकर ही उसको रिकॉग्नाइज करता है। माइकर रिकॉग्नाइज डिवाइस होता है, सिर्फ वही उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसमें उस चीज़ की पूरी डिटेल हो सकती है, उसका डेटा हो सकता है ना। OMR शीट में देखा होगा, जब हमने एग्ज़ाम देते हैं तो गोले बनाने होते हैं, और उस गोले को OMR रीडिंग डिवाइस के अंदर उसको एज ए इनपुट डाला जाता है। देन उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कितने बच्चों ने कितना, कौन सा आंसर सही किया है, कौन सा गलत किया है। एग्जामिनेशन दिया होगा, आप सब जानते हैं। फिर बार कोड बताया ही हुआ है कि मोटी पतली लाइनों से मिलके बना होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर के द्वारा हम इस बार कोड को रीड करते हैं। ये ज़ेब्रा स्ट्रिप टाइप की लाइंस होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आता है, क्योंकि सब जैसे ही कोई भी चीज़ हम एज ए इनपुट हम कीबोर्ड से डालते हैं तो वो हमें शो करता है मॉनिटर पे, है ना। तो मॉनिटर कई तरीके के आते हैं, वो आपको पता है। पुराने मॉडल कैथोड पे आते थे, देन उसके बाद CRT आया, अब LED आया है ना। तो इस तरह से मॉडल्स का अपग्रेडेशन हुआ है। प्रिंटर्स कई तरीके के होते हैं, प्रिंटर्स भी इंकजेट होते हैं, इंक टैंक होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, वाईफाई जो ऑपरेटेड होते हैं, है ना, वायरलेस होते हैं, कई तरीके के होते हैं। और सबका काम जो है, कुछ प्रिंटर अकेले आते हैं, कुछ स्कैनर फोटोकॉपियर के साथ में आते हैं, कुछ केवल वाईफाई होते हैं। तो मल्टीपल तरीके के वो प्रिंटर्स होते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एज अ सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर है, तो कोई भी गाना हमने प्ले किया और वो कैसे सुनाई दे रहा है हमको, बाय द वे ऑफ साउंड। तो साउंड क्या है, उसका आउटपुट है ना। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, नई हेडिंग है ये। इसमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, और मैनेजिंग मेमोरी होता है, मैनेजिंग पेरिफेरल्स होता है, लोडिंग, स्टोरिंग और इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर का काम करता है। जैसे MS-DOS हो गया, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जितने भी हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, तो बिना विंडो के हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आता है DOS, MS-DOS या यूनिक्स आ गया, है ना। तो इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर
जो एक सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि हर कार्य की विशेषता के अनुसार, हमारे कार्य की ज़रूरत के अनुसार जो सॉफ्टवेयर हम उस पर्टिकुलर काम को यूज़ करने के लिए प्रयोग करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। अकाउंट्स के लिए, बजटिंग के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, या गूगल डॉक्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस जिनका प्रयोग हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल बता ही दिया है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें जैसे MS एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, फॉक्स प्रो हो गया। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में MS एक्सेल आता है। इसका काम हम हाई कैलकुलेशंस और डेटा मेंटेनेंस के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया जैसे MS पावर पॉइंट, जिसको हम अपने ज्ञान को पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के रूप में बनाते हैं और उसको भेजते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। 3 तरह की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं हम मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड होता है एक नैरेटिव लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसको समझता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग मशीन यूनिट ही मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज हमें तो आपको हमें नहीं समझ में आएगी, लेकिन कंप्यूटर उस भाषा को समझता है। यह बाइनरी सिस्टम में होती है, देखा ही होगा 0101 के उसमें, और अलग तरीके के नोटेशंस होते हैं। इसमें सीरीज अलग तरीके की होती हैं जो 0 और 1 के ही द्वारा वो बनते हैं मैसेजेस, और कमांड्स उसी तरह से बनते हैं। उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, ये एक सेट ऑफ कोड्स हैं जो डायरेक्टली रन करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा। ये राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत तरीके से यूज़ होती है। लैंग्वेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मेंटेनिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रोग्रामर को कमांड देने में आसानी होती है इससे, और ये मशीन लैंग्वेज की तुलना में ज़्यादा इजी है समझने में। तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है और ये इंग्लिश भाषा से मिलती जुलती होती है। ये बाकी दोनों लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इजी होती है और कम समय में लिखी जा सकती है। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती हैं, ना कि मशीन बेस्ड होती हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इजीली ट्रांसलेट हो सकता है और किसी भी कंप्यूटर द्वारा चलाया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स सब बच्चों ने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं इसमें। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स सबसे पहले जो है चार्ल्स बैबेज के द्वारा इनकी शुरुआत हुई थी 19वीं सेंचुरी में। ये एक एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था और बेसिक फ्रेमवर्क के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसको अब बहुत सारी एडवांसमेंट के साथ अब कंप्यूटर में बदल गया है। कंप्यूटर्स की कई सारी जनरेशन्स हैं। इन जनरेशन्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहला है पहली जनरेशन, जो कि 1946 से 1958 तक थी। इसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था और मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग होता था फॉर डेटा स्टोरेज, मेमोरी, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत कॉस्टली होते थे और बहुत बड़े अमाउंट में इसको चलाने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, यानी बिजली की ज़रूरत पड़ती थी।
और बहुत जल्दी गर्म होते थे, इस वजह से बहुत जल्दी ये ख़राब होते थे। और इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था, और जो मशीन लैंग्वेज जिसको हम लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, है ना, और जो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नहीं थी, यानी मल्टीटास्किंग नहीं थी, वो एक बार में एक ही काम को करती थी। ठीक है। इनपुट जो है पंच कार्ड्स और पेपर टेप के द्वारा दिया जाता था, और जो आउटपुट है वो प्रिंट आउट्स के थ्रू होता था। कुछ एग्जांपल्स हैं ENIAC, ENIAC, दूसरा है EDSAC, EDSAC, इस तरह के और भी कई नाम। दूसरा जनरेशन था 1959 से लेकर 1964 तक। इसमें इसको सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। अब इसमें क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, जो सिंबॉलिक होती थी, प्रोग्रामर्स को इंस्ट्रक्शंस अलाउ करने के लिए कन्वेंट करती थी, मतलब इजी कर देती थी उनके लिए। ये भी पंच कार्ड्स का यूज़ करते थे और प्रिंट आउट्स का यूज़ करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेमोरी बढ़ाई, और मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू किया। कुछ एग्जांपल हैं इसके: IBM 7070, 7080, 7090 सीरीज़, NCR 300 सीरीज़। तीसरी जनरेशन है 1965 से लेकर 1970 तक। इसको थर्ड जनरेशन कहा जाता था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, और मिनिएचर सिलिकॉन चिप्स को कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स जिनको कहते थे, इन्होंने क्या किया, इन सब का प्रयोग करके इसको स्पीड और एफिकेसी ऑफ कंप्यूटर बहुत बढ़ गई इससे, और ये ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते थे, मल्टीटास्किंग थे, एक समय में कई सारे कार्य कर पाते थे। इंस्ट्रक्शन जो कैलकुलेशंस है वो बहुत फास्ट हो गए, एक सेकंड के में एक जितने बिलियन होते हैं उससे भी कम समय में कैलकुलेशंस होने लगे। ये सस्ते थे और छोटे थे, पहले दो जनरेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस थे, और बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ ये कार्य करते थे। और क्योंकि ये सस्ते थे, कम जगह गिरते थे, तो नॉर्मल इंसान तक, आम इंसान तक इसकी पहुंच भी शुरू हो गई। एग्जाम्पल है इसका कंट्रोल डेटा 3500, 6600, 7600, फिर है हनीवेल 200, फिर है IBM सिस्टम 360, फिर आता है चौथा जनरेशन जो 1971 से लेकर अभी तक का है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोचिप्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, IC सर्किट जिनको बोलते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन चिप्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स में इसको बनाया जाता है। ये बहुत हैंडी है, लाइट वेट हैं, छोटे हैं, लेकिन पावरफुल बहुत हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, मल्टीटास्किंग है, हीट नहीं जनरेट करते हैं, लेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी करते हैं, है ना, बहुत सारे कार्य करते हैं। और ये GUI सिस्टम पे बनाए गए हैं। पांचवा है जो फ्यूचर जनरेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑलरेडी काम शुरू हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, और पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाएगा इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और हम सबसे इजी से इजी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे इसमें, जिसको नेचुरल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो आम इंसान की भाषा में ही कंप्यूटर समझेगा, सुनेगा, और बहुत सारी चीज़ें वो इंसानों की तरह करेगा। देखा है जैसे आपने रोबोट्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वॉइस रिकग्निशन करेगा, आपकी जैसी आवाज़ निकालेगा, आपकी तरह इमोशंस होंगे, मल्टीपल चीज़ें। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रयोग की। कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हो रहा है, इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट्स बता दे रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लास में समझा चुके हैं। साथ ही साथ बिजनेस में हम यूज़ करते हैं, और हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है डेटा के लिए, डॉक्टर्स की प्रोफाइल के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स के लिए, है ना, रिपोर्ट जनरेशन के लिए, रिपोर्ट को रीड करने के लिए। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है। बैंकिंग सेक्टर में हम मल्टीपल काम को करते हैं बैंकिंग सेक्टर के, और साथ ही साथ ATM वगैरह का उसमें यूज़ करते हैं, देखा ही है आपने।
है ना। अब तो प्रिंटिंग के लिए भी हम केवल बैंक नहीं जाते हैं, जो डिवाइस बाहर लगाई गई होती है बैंक के, उससे यूज़ करके हम पासबुक प्रिंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसका यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है। किस तरीके से यूज़ होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको पता ही है। घर में हम किस तरह का यूज़ करते हैं वो भी पता है। मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है ये पता है। पढ़ाई के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। बच्चे जो हैं जॉब पाने के लिए इसको ही करते हैं, कॉलेज वाले बच्चे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। बिजनेसमैन इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने सेटअप को मेंटेन करने, मैनेजमेंट करने के लिए, सैलरी देने के लिए, एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें का काम होता है इसमें। इस ऑडियो नोट्स में हम यूनिट 2 का दूसरा भाग रिकॉर्ड करेंगे। यूनिट 2 का पहला भाग जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में, उसका अर्थ, डेफिनेशन और जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हो सकती हैं वो दी हैं। इसमें हम एम लर्निंग के बारे में बात करेंगे। एम लर्निंग से अभिप्राय मोबाइल लर्निंग से है। यानी कि आपने देखा होगा कि अब क्योंकि कोरोना समय में ज़्यादातर सारे स्कूल्स और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन वो इतना वर्किंग नहीं था, इतना लोग उसको प्रयोग नहीं करते थे। अब परिस्थितिवश और कोरोना के कारण ज़्यादातर स्कूल्स और सारे शिक्षण संस्थान ऑनलाइन आके लैपटॉप्स और टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए ये फ़न भी है, क्योंकि पहले भी बच्चों को मोबाइल बहुत पसंद था और टैबलेट पसंद था, अब तो और ज़्यादा हो गया है ना। तो और साथ में साथ अच्छा भी है, क्योंकि हम इसमें दृश्य सामग्री, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, बहुत सारी चीज़ें हम उसको दिखा सकते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो ये एक अच्छा कदम है। तो और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग अवेलेबल हो रहा है। मोबाइल लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। जब हम अभी मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाए हैं क्लास में, और चीज़ें दी हैं क्लासरूम में, मैंने नोट्स प्रोवाइड किए, मैंने ऑडियो नोट्स प्रोवाइड करे, है ना। हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं चीज़ों को, और जूम का यूज़ करते हैं क्लास लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ क्योंकि ऑनलाइन मोड में हम जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जूम, गूगल मीट का प्रयोग करते हैं तो इंटरेक्टिव हो जाता है, यानी कि टीचर आपको लाइव बता रहा है और आप भी स्वतंत्र हैं अपने डाउट्स को सेम टाइम पे पूछने के लिए, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग क्लास में भी बताया जा चुका है। सिंक्रोनस लर्निंग यानी कि एक समय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना, यानी टीचर और बच्चे का रियल टाइम में एक दूसरे के सामने होना। सामने यानी कि फिज़िकल अपीयरेंस नहीं, यानी कि आप उसको किसी ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं सेम समय पर। तो इसको सिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं, है ना। मोबाइल लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा ख़त्म हो गया है या हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ या अगर हम कभी प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं उस जगह पे, तो हम बाद में भी सीख सकते हैं। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो टीचर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ करा देता है, और बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन कम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने नहीं हो रहे होते हैं, तो वो अच्छे से फ्री इन्वायरमेंट में बिहेव कर पाते हैं, है ना। अगर हम टीचर कहीं दूर बैठा है, वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो उसने ऑनलाइन लेक्चर ले लिया, और टीचर के लिए भी आसानी हो गई, बच्चों के लिए भी आसानी हो गई, है ना।
और बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्लासरूम टीचिंग में जब तक हम स्मार्ट बोर्ड नहीं है तब तक हम ऑडियो वीडियो का एड नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से हम क्लास ले रहे हैं हम, तो हम सेम टाइम पे आपको ऑडियो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं, या बायो की क्लास है तो हम आपको डायग्राम्स दिखा सकते हैं, है ना। 3D डायग्राम्स होते हैं आजकल, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आने के लिए ज़रूरी होती हैं, है ना। अब अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं मोबाइल लर्निंग की, जैसे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट एन इशू है। इंटरनेट का कनेक्शन इंडिया में खास करके बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम बहुत सारी प्लेसेस पे हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नेट सही से नहीं चल रहा है, तो टीचर के एंड पे भी प्रॉब्लम है और स्टूडेंट के एंड पे भी प्रॉब्लम है ना। या फिर हमारे पास लाइट नहीं है, मान लो गांव में अगर हम पढ़ाना चाहें तो पता चला 2-3 घंटे 4 दिन तक लाइट ही नहीं आ रही है, तो बच्चे का मोबाइल भी कितने दिन तक चलेगा फिर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पॉवर्टी इतनी है कि हर बच्चे तक इस चीज़ की पहुंच भी नहीं है ना। और क्या है, अब हम बात करते हैं हाँ, बस इतना ही है मोबाइल लर्निंग में। अब इसका दूसरा भाग भी है जिसको हम ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग अब हम आगे वाली रिकॉर्डिंग नोट्स में आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे ई लर्निंग की। तो जितनी भी शिक्षण तरीके हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं और तो उसको ई लर्निंग कहते हैं। ये क्लासरूम के अंदर भी हो सकता है, क्लासरूम के बाहर भी हो सकता है। इसके अंदर हम कंप्यूटर का, इंटरनेट का और जितनी भी तरह तरह की डिवाइसेस का प्रयोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में चलती हैं उन सब का प्रयोग करते हैं, है ना। और एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रोसेस को अच्छा करने के लिए करते हैं, है ना। पहले ये बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन अब बहुत अधिक उसमें यूज़ हो रहा है ना। और अब बहुत बड़े स्तर पे जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग वगैरह की, तो ई लर्निंग के थ्रू ही हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराते हैं बहुत बड़े स्तर पे, और मीटिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी बाय यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल और डिवाइसेस का यूज़ होता है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग हो रहा है और उसके द्वारा जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो ई लर्निंग के अंतर्गत ही आता है। पर्पस ऑफ ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें हम CD रोम्स का यूज़ कर सकते हैं, DVDs का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो को कर सकते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना और उसको समझाना, ठीक है। और बहुत तरीके की ई लर्निंग होती है, अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। पहला है सिंक्रोनस लर्निंग या सिंक्रोनस ई लर्निंग, दूसरा है असिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग पहले ही बता चुके हैं कि सिंक्रोनस में जो दो लोगों के बीच का भी जो भी संवाद है, कम्युनिकेशन है, वो एक रियल टाइम में हो रहा है, यानी कि टीचर अपना इनपुट दे रहा है, बच्चा वापस से उसका आउटपुट दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, और वो प्रोसेस चल रहा है। हमने जो समझाया बच्चे को समझ आता है तो गुड है, नहीं समझ में आता तो बच्चा स्वतंत्र है, बता सकता है कि मैम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है ना। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग हो सकती है, टीचर देख रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और बच्चा भी मैम को देख सकता है, टीचर को देख सकता है ना। और हम ट्रैक कर सकते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ को,
और कनेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़े लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ एक टाइम पे, और शेयर हो सकती हैं चीज़ें, और हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उस बच्चे की ट्रेनिंग को हम बना सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिंक्रोनस की। असिंक्रोनस का मतलब है रियल टाइम में नहीं हो रहा है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और जो दूसरा एंड यूज़र है वो उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी असेस कर सकता है। इसके लिए हम वेब बेस्ड ट्रेनिंग को का नाम देते हैं, यानी कि असिंक्रोनस है ये, है ना। और इसमें कोई भी इंटरेक्शन लाइव नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है ट्रेनिंग देने वाले के साथ, टीचर के साथ, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कभी भी हम उसको देख सकते हैं, एसेसिबल होता है। कभी भी अपने समय, अपने टाइम, अपने स्पेस, अपनी आवश्यकता, अपनी उपलब्धता, समय, टाइम, डेटा, बिजली, इन सब के साथ आप उस लर्निंग को कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में हम बहुत सारी और तरीकों का प्रयोग करते हैं। अब ये ज़रूरी है कि क्या किस फॉर्म की लर्निंग ज़रूरत है हमको, है ना। तो ये टीचर डिसाइड करता है। जो हमने कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस किया था, सिलेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द उपागम, है ना, उपागम को चयनित करने के तरीके, उसके अंतर्गत हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम किस ई लर्निंग को हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या तरीके हैं। पहला है वेब बेस्ड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड लर्निंग बता चुके हैं। दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। तीसरा है वेबिनार्स, वेबिनार सबने किए हुए हैं। वेबिनार्स में वक्ता आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं और उस चीज़ को सुनते हैं, है ना। और उसके बाद अपना रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। जो भी वेबिनार कंडक्ट करता है वो अपनी तरीके से वेबिनार को चलाता है। वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, कोरोना टाइम में आपको पता ही है। और फिर है हमारी ई लर्निंग के अंतर्गत ही मोबाइल लर्निंग भी आती है ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आपस में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, है ना। पीयर ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, मैंने कोई चीज़ एज अ टीचर एक बच्चे को सिखाई और उसको बोला कि अब जाके आप पूरी क्लास में बता दो या सिखा दो उस चीज़ को। जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ में काम करते हैं तो एज एक लीडर एक बच्चा काम करता है, बाकी सब उसको हेल्प करते हैं और प्रोजेक्ट के रूप में एक साथ काम करते हैं। सेम चीज़ हम कोलैबोरेटिव लर्निंग में करते हैं। फिर वीडियो बेस्ड लर्निंग है कि हमने आजकल बहुत सारे चैनल्स आते हैं, यूट्यूब है ना, उनको देख देख के हम सीखते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक तरीका है। फिर कस्टम ई लर्निंग है। कस्टम ई लर्निंग में क्या कंटेक्स्ट है या क्या तरीके बिजनेस को सूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम होता है। फिर आता है बेनिफिट्स क्या है ई लर्निंग के। सबसे पहले है कि ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से हर व्यक्ति की अपनी जो पर्सनल नीड है वो पूरी हो रही है ना। दूसरा है लेक्चर्स को किसी भी समय कितने भी टाइम तक लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम कॉलेज में हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होगा और उस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि हम वो चीज़ें ना पढ़ा पाएँ जो हम पढ़ाना चाहते हैं एक दिन के लेक्चर में। तो ऑनलाइन में क्या है कि हमने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके एक यूट्यूब चैनल पे या किसी और चैनल पे डाल दिया और बच्चे को बोल दिया कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। कितनी बार भी बच्चा देख सकता है, कर सकता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा नहीं देख सकते, आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस तरह सा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपडेटेड कंटेंट होता है। कोई भी चीज़ होती है तो वो पुरानी नहीं होती है। हम अगर जो भी चीज़ नई आएगी हमको वो नई चीज़ मिलती जाएगी। जैसे गूगल पे जो चीज़ें होती हैं हम सर्च करते हैं तो जो जो अपडेशन होता है, जो जो नयापन उसमें आता है, वो सब चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती चली जाती हैं। अब है क्विक डिलीवरी ऑफ लेसन्स। क्विक डिलीवरी है कि हमने रिकॉर्ड करके दे दिया और आप देख रहे हैं, तुरंत देख पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी यानी कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं
वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अब एक चैनल पे जा रहा है तो हम कुछ भी गलत नहीं डाल सकते उसमें। तो हमारा जो कंटेंट है वो वेरीफाई होके ही उस जगह पे जाएगा, है ना। ये आसान होता है, सीखने के लिए आसान होता है ना। और उसके बाद कंसिस्टेंसी है, इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है, क्योंकि एक बार की रिकॉर्डिंग के बाद आप हमेशा वो लाइफलाइन बच्चा उस चीज़ से सीख सकता है। और क्योंकि हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो इसको पढ़ने की पढ़ाने की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कह सकते हैं इसको। तो हमारा एम लर्निंग और ई लर्निंग भी कंप्लीट हो गया। इस ऑडियो नोट्स के भाग में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट क्या है और कैसे प्रयोग में आता है, इसके विभिन्न डायमेंशंस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दोनों कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेट है। इंटरनेट शब्द एक इंग्लिश शब्द से लिया गया है। इस शब्द को कहते हैं इंटरनेट वर्ल्ड, हिंदी में इसको अंतर्जाल कहा जाता है। ये हजारों कंप्यूटर्स का एक अंतर्जाल है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, लेकिन हजारों लोग और संगठन इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट में कई अलग अलग बिट्स और टुकड़े होते हैं जिसके प्रत्येक मालिक होता है। इनमें से कुछ मालिक अपने पास इंटरनेट तक पहुंच की गुणवत्ता और स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। इंटरनेट का इतिहास जानने में हम ये 1960 में शीत युद्ध के दौरान गुप्त रूप से बहुत तेज़ गति से सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर एक नेटवर्क की खोज की गई, जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए कि इंटरनेट की खोज किसने की, या तो एक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर हम इसका श्रेय नहीं दे सकते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जिसमें से पहला है लियोनार्ड क्लेरॉक। शीत युद्ध के दौरान इन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को एक नई तकनीक से लैस करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना था, जिससे कि सेना को बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, सूचनाएं बहुत जल्दी से मिल जाएं। इस नेटवर्क को बनाने में उनका साथ MIT के वैज्ञानिक JCR लिकलाइडर और रॉबर्ट टेलर ने दिया, जिन्होंने 1962 में कंप्यूटर का एक गैलेक्टिक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर लगातार कार्य होता रहा। इसके बाद 1985 में इन वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजने का तरीका विकसित किया, जिसको पैकेट स्विचिंग कहा गया। पैकेट स्विचिंग डाटा को ब्लॉक या पैकेट में तोड़कर डाटा ट्रांसफर करता था। इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा की गई थी, जिसको ARPANET भी कहा गया। ARPANET यानी कि ARPANET एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता था। अक्टूबर 29, 1969 को ARPANET के माध्यम से पहला संदेश लॉगिन लिखकर भेजा गया, जो कि आंशिक रूप से सफल हुआ और संदेश के पहले 2 अक्षर ही ट्रांसफ़र हो गए। इस तरह से कंप्यूटर की शुरुआत हुई। इंटरनेट के जनक को 1970 में विंटरसेफ को माना जाता है। इन्होंने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की शुरुआत करी और इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम IP के रूप में जानते हैं।
जिस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। सन 1974 में विंडसर्फ और रॉबर्ट ई काइन का एक पेपर भी प्रकाशित हुआ था जिसको फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। इसी रिसर्च पेपर को प्रकाशित होने के बाद विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा गया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को हुई और इसको लागू करने में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसकी प्रारंभिक स्पीड जो है वो 8 से 10 kbps हुआ करती थी। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो मात्र 20 से 30 कंप्यूटर ही इससे जुड़े हुए थे और इसका कनेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था और स्पीड हमें बहुत कम मिलती थी और उस ज़माने में 500-600 रुपये भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी इसको करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने जुड़ना शुरू किया और जो नई तकनीकों का प्रयोग करके अब इसकी लागत कॉस्ट बहुत कम होने लगी है और हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, जैसे व्यापार, चिकित्सा, तकनीक, सरकारी कार्यों आदि में, है ना। ज़्यादा अब कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बस केवल बता दे रहे हैं कि सबसे पहले इंटरनेट का वेब पेज 1991 में लाया गया था और इसका एक नाम था। अब हम बात करते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। जब आप सबसे पहले इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से चलता है तो ये गलत है। हालांकि इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से भी चलाया जाता है, लेकिन जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो सैटेलाइट के माध्यम से नहीं अपितु ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा हम इसको एक से दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। ये ज़्यादातर ज़मीन के नीचे से बिछाई जाती हैं जिसको सबमरीन केबल कहते हैं और ये विभिन्न कंपनियों के द्वारा ये नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 3 लेवल पे कंपनियां आती हैं, सबसे निचले स्तर पे, फिर मध्य स्तर पे और सबसे उच्च स्तर पे। उस स्तर की कंपनियां जो हैं अपने सारे नेटवर्क को बिछाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करती हैं और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा वो समुद्र के अंदर से ही एक से दूसरे के देश में जोड़ती हैं और एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट करती हैं। मध्य लेवल की कंपनियों में हमारी भारत की कई सारी कंपनियां आती हैं, जैसे आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया। ये क्या करती हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर किसी देश में आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। और तीसरे लेवल पे हो गई बहुत छोटी कंपनियां, जैसे बहुत छोटी छोटी होती हैं, हमारे आसपास चल रही है, तिकोना चल रही है, एक्ट चल रही है। ये छोटे लेवल पे इनका नेटवर्क होता है, कुछ एरिया तक, कुछ किलोमीटर तक ही सीमित होता है और उसमें ये वाईफाई सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं और ये ज़्यादातर जो है इनका जो सैटेलाइट नेटवर्क है उसका प्रयोग करती हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम इंटरनेट कितने प्रकार का होता है इस पे बात करते हैं। इंटरनेट 2 प्रकार का होता है, पहला होता है इंट्रानेट और दूसरा होता है एक्सट्रानेट, है ना। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट और इंटरनेट तीनों में फ़र्क होता है। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कई तरह के कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, लेकिन यह इंटरनेट से थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो एक सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनेट की ही तरह TCP/IP के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट रूप में साझा करता है। ठीक है, इस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जोड़े हुए लगते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क में लीज लाइन का भी इस्तेमाल होता है। इंटरनेट भी इंटरनेट की तरह आपस में कई सारे जुड़े हुए कंप्यूटरों का जाल है, लेकिन ये नेटवर्क प्राइवेट है और हर कोई सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसके पास प्रॉपर लॉगिन ID सर्वर का पासकोड है, सिर्फ वो ही उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यह एक नेटवर्क का उपयोग करके कंपनी अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को कनेक्ट करती है और इसका मैंने बताया यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, SS पासवर्ड होता है। बिना यूज़र नेम पासवर्ड के आप उस इंट्रानेट में नहीं जा सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट में प्राइवेट नेटवर्क होता है सबसे पहली बार, जो पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डेटा प्रदान करता है। यह कंपनी और व्यापारिक साझेदारी के बीच का एक माध्यम की तरह कार्य करता है। एक कंपनी की एक शाखा को दूर स्थित
दूसरी शाखाओं को आपस में जोड़कर डेटा शेयरिंग की अनुमति देता है। इसको भी एक्सेस करने का यूज़र नेम आईडी पासवर्ड होता है, जैसे इंट्रानेट में होता है, और यह इंट्रानेट का ही एक हिस्सा है। इसका प्रबंधन एक से अधिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। और इंटरनेट तो हम जानते ही एक पब्लिक नेटवर्क है, इसके हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है। इसको यूज़ करने के लिए कोई इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी साइट पे जाते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं तब हमको एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम गूगल पे सर्च करना चाहें या इंटरनेट का प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए कोई भी आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, सारे व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सिक्योरिटी यूज़र द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट का प्रयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग आप लोग सब जान ही रहे हैं कि बिना इंटरनेट के आजकल कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो हमारा एंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो, बैंकिंग हो, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र हो, मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र हो, पढ़ाई हो, है ना, हॉस्पिटल का काम हो, बात करने के लिए करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करते हैं, शॉपिंग के लिए करते हैं, न्यूज़ के लिए करते हैं, बिजली का बिल जमा करने के लिए करते हैं, बहुत सारी और चीज़ों के बिल जमा करने के लिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं, बिजनेस के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, विज्ञापन देने के लिए करते हैं कि और किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए करते हैं। ठीक है। और ये है इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान सबको पता है। इंटरनेट के लाभ में आ जाता है कि इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे व्यावसायिक कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम बहुत सारी मूवीज़ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है हमारे मनोरंजन का, सीखने का, चीज़ों को समझने का, क्रिएटिविटी कंटेंट को बनाने का, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का सारा का माध्यम हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप की सहायता लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। एजुकेशन के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एजुकेशन में इंटरनेट का। हमारी क्लासेस में ही आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम बिना इंटरनेट के, बिना डेटा के हम कोई भी चीज़ आपको शेयर नहीं कर पाएंगे, या आपके पास जब तक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, या आपके पास जो है गूगल क्लासरूम नहीं होगा, या आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। टिकट बुकिंग के लिए भी करते हैं हम लोग, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इंटरनेट के अगर नुकसान की, तो क्योंकि इंटरनेट का नुकसान बहुत ज़्यादा है तो कुछ ही हम बात करते हैं। जैसे कि ये इसको पहली बात तो भ्रामक जानकारी देने के लिए, गलत जानकारियों को फैलाने के लिए इनका दुष्प्रयोग होता है, और इंटरनेट के माध्यम से लोग जानकारी चुराते भी हैं आपकी, गलत फ़ायदा उठाते हैं, बच्चों को गलत तरीके से गलत कंटेंट दिखाया जा सकता है, और जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही इंटरनेट पे हम करने कुछ जाते हैं और कुछ समय बाद हम अपने ध्यान को भटका के बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखने लगते हैं, करने लगते हैं जो हमारे समय की बर्बादी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं और देन उसके बाद एक गाने का रिकमेंडेशन आ गया, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का रिकमेंडेशन आ गया, और बच्चा उसको छोड़ के गाना देखने लगा, पिक्चर देखने लगा, शॉपिंग दूसरी साइट्स पे चला गया। तो ये बहुत आजकल होता है। या गेमिंग छोटे बच्चों को दिखाते हैं तो गेमिंग करने लगते हैं। तो और इन सब चीज़ों से ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत सारा होता है ना। इसके साथ साथ ये तो हो गई चीज़ें, और बाकी हम लोगों के खुद की बॉडी पे बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे आँख है हमारी बॉडी है। छोटे बच्चे गलत तरीके से लेट के, गलत तरीके से बैठ के बहुत समय तक टीवी कंप्यूटर देखते हैं, तो उनके बॉडी पोस्चर जो है ख़राब होने लगते हैं। और बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपका पर्सनल डेटा शेयर करती हैं। इसी वजह से आजकल देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये सब इसके नुकसान हैं, है ना। और इसके साथ साथ हम इंटरनेट क्या है ये सब बता दिया है हमने। तो ये हमारा यूनिट 1 का आखिरी
वॉइस रिकॉर्डिंग थी। इसके साथ ही हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।